हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग होस्ट नीरज गुप्ता आप लोग का इस वीडियो में वापस हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रीवियस जैसे की वीडियो मैंने आप लोगों को कोशिका विभाजन के बारे में बता के दिया था। कोशिका विभाजन एक्चुअली कैसा होता है, एक्चुअली उसके जो जीवन में उसकी जो प्रोसेस होती है, उसकी जीवन प्रक्रिया होती है, ऐसे होती है एक्चुअली उसके बारे में आप लोगों को पिछले लेक्चर वीडियो में बता के दिया था। और संस्कृति कोशिका विभाजन मिटोसिस एक्चुअली उसके बारे में बता के दिया था आप लोगों को मैंने। पूर्वावस्था में प्रोफेस के बारे में मैंने एक्चुअली वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करके दिया था। और मध्यावस्था के बारे में, प्रोफेस में क्या होता है कि वो चीज़ आपको क्लियरली अच्छे से दिखाई नहीं देता था, लेकिन जो मध्यावस्था था, मध्यावस्था में वो चीज़ आपको अच्छे से क्लियरली एकदम प्रॉपर दिखाई देता है। तो वो चीज़ आपको एकदम क्लियरली विजिबल दिखाई देता था। तो अगर कंपेयर हम करते थे पूर्वावस्था और मध्यावस्था के बीच में एक्चुअली तभी। ओके, आज के लेक्चर वीडियो में देखोगे आप पश्चावस्था एनाफेज। इसमें क्या होता है, पश्चावस्था में उन धागों की सहायता से गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होकर प्रत्येक गुणसूत्र का जोड़ी के अलग होकर विपरीत दिशा में खींची जाती है। क्या होता है, पश्चावस्था में जो होता है उन धागों की सहायता से गुणसूत्र बिंदु का जो क्रोमोसोम्स है तो विभाजन होकर मतलब अलग होकर प्रत्येक गुणसूत्र को अर्ध गुणसूत्र जोड़ी अलग होकर विपरीत दिशा में खींची जाती है। मतलब एक्चुअली उसका उल्टा अपोजिट दिशा में खींची जाएगी। अलग होगी ये अर्ध गुणसूत्रों संतति गुणसूत्र, मतलब उसको जनु संधि गुणसूत्र उसे हम कहते हैं। डॉटर क्रोमोसोम जस्ट लाइक रिलेटिव ऑफ संतति मीन चाइल्ड। इस समय खींचे जाने वाले गुणसूत्र केले के घर जैसे दिखाई देते हैं। देखो आप डायग्राम देख सकते हो, पश्चावस्था का डायग्राम केले के धड़ जैसे दिखाई देते हैं। इस प्रकार गुणसूत्र दो समूह कोशिका के दोनों सिरों पर पहुंचाए जाते हैं। इस प्रकार जो गुणसूत्र के दो समूह हैं कोशिका के दोनों सिरों पर, मतलब जो कोशिका का दो सिरा होता है ऊपरी और निचली सिरा दोनों सिरों पर पहुंचाया जाता है। ओके, और अभी अंत्यावस्था देखो, क्या देखोगे आप, अंत्यावस्था में क्या रहता है आपका टेलीफोस। अंत्यावस्था में कोशिका के दोनों सिरों तक पहुँचे गए अणुसूत्र अब विसंगनित हो, क्या हो, विसंगनित। अंत्यावस्था में लास्ट में अंतिम अवस्था में कोशिका के दोनों सिरों तक पहुँचे गए जो ऊपर नीचे दोनों सिरा जो है जो कोशिका तक पहुँचा हुआ है गुणसूत्र अब विसंगनित हो। विसंगनित अलग अलग खुल अनफोल्डिंग डिकंजेशन जाते हैं। देखो अनफोल्डिंग होता है, डिकंजेशन मतलब वो चीज़ आपको ओपन हो जाता है। देख लो एक्चुअली इस प्रकार डायग्राम आपको दिया गया है, ऐसा रहेगा एक्चुअली ऐसा ओपन हो जाएगा, जिससे फिर से नाजुक धागों के जैसे प्रतल होकर लुप्त हो जाते हैं। इससे फिर से नाजुक धागे मतलब जैसा आप लोगों को बता के दिया था पिछले लेक्चर वीडियो में, नाजुक धागा पतल जैसे जैसे जो धागा रहेगा उसमें पतले होकर वो लुप्त हो जाते हो। ओके, दो संतति के अंदर डॉटर न्यूक्लियर निर्मित होते हैं। दो संतति के अंदर में डॉटर न्यूक्लियर निर्मित होते हैं। संतति केंद्रक में केंद्रिकाएँ भी दिखाई देने लगती है। जो संतति केंद्रक होता है उसमें केंद्रिकाएँ भी दिखाई देने लगती है। तुर्क तंतु पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। देखो इसमें क्या है, इस प्रकार अब एक कोशिका में दो संतति केंद्रक जो इस प्रकार एक अब जो कोशिका में रहेगी तो दो संतति मतलब दो डॉटर सेल्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियर, जैसे आपको दिया है इसमें दो डॉटर सेल्स। संतति केंद्र में केंद्रिकाएँ भी दिखाई देने लगती है। संतति केंद्र में केंद्रिकाएँ भी दिखाई देने लगती है। जो केंद्रक है उसमें केंद्रिका जो सेंटर पॉइंट देख रहे हो बीच में वो दिखाई देती है। तुर्क तंतु पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। तुर्क तंतु जो रहते हैं जो बीच में पूर्ण रूप से गायब नष्ट हो जाएंगे। तो केंद्र का विभाजन क्रायोग्रेनिस पूर्ण होता है, जीवतर का विभाजन साइटोकिनेसिस शुरू होता है। आप लोगों में पिछले लेक्चर वीडियो में ऑलरेडी बता के भी दिया हूँ। तो किस प्रकार केंद्र का जो विभाजन होता है क्रायोग्रेनिस से पूर्ण होता है, और जो जीवतर का विभाजन होता है साइटोकिनेसिस में साइटोप्लाज्म। ओके, जीवतर विभाजन में कोशिका द्रव का विभाजन होकर दो नई कोशिकाएं बनती है। जो जीवतर विभाजन रहेगा कोशिका द्रव का विभाजन होकर दो नई कोशिकाएं बनती है, जिससे संतति कोशिकाएं कहते हैं, मतलब डॉटर सेल्स। मतलब जब जीवद्रव्य जो विभाजन है एक्चुअली उसमें क्या कोशिका द्रव का विभाजन मतलब जो द्रव्य रहेगा लिक्विड फॉर्म में रहेगा एक्चुअली उसका अलग करके एक दो नई कोशिका बनती है, जिसे हम डॉटर सेल्स कहते हैं। एक्चुअली आपको डायग्राम में दिया गया जीवद्रव्य विभाजन मतलब एक्चुअली इस चीज़ को अलग करके दिया। विभाजन मतलब उस चीज़ को अलग किया। ओके, यह कोशिका के विशुद्ध वृत्ति प्रतल के समांतर एक दरार का निर्माण होकर धीरे धीरे नीचे धंसती जाती है। इस प्रकार जो कोशिका का विशुद्ध वृत्ति प्रतल के समान, विशुद्ध वृत्ति मतलब बीच में एक दरार का निर्माण होकर धीरे धीरे नीचे घिसाई जाती है, मतलब धीरे धीरे नीचे धंसती जाती है। दो कोशिका का निर्माण होता है। वनस्पति कोशिका इस प्रकार की दरार का निर्माण न होकर कोशिका द्रव्य के बीचों बीच कोशिका पटल सेल प्लेटेड का निर्माण होकर जीवद्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, तो वनस्पति रहते वनस्पति में जो उसमें दरार होकर मतलब उचित ब्रेकडाउन होकर फुटकर अलग हो जाते हैं। जब एक्चुअली उसमें नई कोशिका द्रव के बीचों बीच एक कोशिका पटल मतलब नेस्ट सेल्स अथवा प्लेटेड का निर्माण होता है, वो कर जीवद्रव्य का विभाजन होता है। जीवद्रव्य जो रहेगा एक्चुअली उसके अंदर वो अलग हो जाएगा प्लांट में भी। कंटिन्यू, संसूत्री विभाजन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। जो संसूत्री विभाजन मैं आपको मिटोसिस को बता के दिया प्रीवियस जैसे वीडियो में भी, वो शरीर की जो वृद्धि होती है ना एक्चुअली जो इंक्रीज होता है एक्चुअली उसके लिए आवश्यक होता है। शरीर में होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए जख्मों से भरने
सभी प्रकार की रक्त कोशिका का निर्माण करने के लिए समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। आपको जो क्वेश्चन में कैनरी कॉल में दिया रहेगा, याद कीजिए। शरीर में होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए, जख्मों को भरने, सभी प्रकार के रक्त कोशिकाओं को निर्माण करने के लिए समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। शरीर में होने वाली जो क्षति रहेगी, जो जख्म रहेगा, जो कष्ट रहेगी, जो परेशानी रहेगी, किसी प्रकार जख्म हो गया था, चोट लग गई है, इस प्रकार रक्त कोशिकाओं को निर्माण करने के लिए समसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। समसूत्री मतलब मिटोसिस विभाजन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। शरीर में होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए, जख्मों को भरने के लिए, सभी प्रकार रक्त कोशिकाओं को निर्माण करने के लिए समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। शरीर में आपको अगर किसी प्रकार की क्षति हो गया, जख्म हो गया, चोट लग गई है, उस प्रकार की जो रक्त कोशिका होती है, जो यहाँ से ब्लड निकलता है, जिस कोशिकाओं को जो निर्माण करने के अथवा नए सेल बनाने के लिए, नए सेल की पूर्ति करने के लिए हमें समसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसकी समसूत्री विभाजन की और सूत्री विभाजन का आपको ऑलरेडी डायग्राम दिया गया है, जैसे हम आप लोग को प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में बता के भी दिया हूँ। फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, ये आपका पूर्वावस्था रहता है, ये मध्य अवस्था रहेगा, आपका पश्चावस्था का जो मैंने आपको बताया है। पश्चावस्था में देखो एक्टिव ऐसा रहता है विशुद्ध वृत्ति में। अंतिम अवस्था मतलब लास्ट अवस्था में एक्टिव सब चीज़ आपका डिसअपेयर होता है, सब कुछ लुप्त हो जाता है, धागे वगैरह जैसा कुछ भी नहीं रहेगा एक्टिव इसके अंदर। ओके, अशुद्ध विभाजन में 2 चरणों में पूरा होता है। जैसे अशुद्ध विभाजन में भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में सजाती गुणसूत्र का जनुकीय विचरण, सजाती जो पेयरिंग रहते हैं उनका विचरण होता है। बाद में जनुकीय पुनः समय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जिससे गुणसूत्र 2 समूह में विभाजित होकर 2 अगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं। जेनेटिक मतलब जिन से रिलेटेड, जिसमें सजाती गुणसूत्र 2 समूह में विभाजित होकर 2 अगुणित कोशिकाएं बनाती है, मतलब 2 सेल बनाती है। आपको दिया पूर्वावस्था में देखो एक्टिव ऐसा, मध्य अवस्था में एक्टिव ऐसा, पश्चावस्था में सबका 2-2 सेल, अवस्था में एक्टिव ऐसा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होकर, क्या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होकर इससे सजाती गुणसूत्र जो 2 समूह में विभाजित होकर 2 अगुणित कोशिका बनाने का काम करती है। ओके, जो अशुद्ध विभाजन का भाग 2 या समसूत्री विभाजन के जैसा ही होता है। इस भाग में फर्स्ट में तैयार हुई 2 अगुणित कोशिका विभाजन होकर उसमें 4 अगुणित कोशिका बनती है। युग्मक बीजाणु का निर्माण होने वाली प्रक्रिया अशुद्धि विभाजन द्वारा होती है। जैसे अशुद्धि का विभाजन का भाग दूसरा या समसूत्री विभाजन के जैसा ही होता है। भाग फर्स्ट में तैयार हुई दोनों अगुणित कोशिका विभाजन होकर इससे 4 अगुणित कोशिका बनती है। कितनी? 4। तो जो भाग 1 में आपका तैयार हुई जो दोनों अगुणित कोशिकाओं का जो विभाजन होकर उसमें 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। युग्मक बीजाणु को निर्माण होने वाली, जो युग्मक होता है और बीजाणु निर्माण होने वाली प्रक्रिया अशुद्धि विभाजन द्वारा होती है। किसने पूछा? युग्मक और बीजाणु को जो निर्माण होने वाली प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो अशुद्धि विभाजन द्वारा, अर्धगुणसूत्र वाला जो इसको उसका विभाजन को पद्धति में 1 द्विगुणित 2 एनेप्लॉइड, 2 एन तो डिप्लॉइड कोशिका के गुणित हप्लॉइड कोशिका में 4 गुणित एंड हप्लॉइड कोशिका बनती है। इसको विभाजन के समय सजाती मीन्स होमोलॉजियस प्रसूति प्रगति क्रॉसिंग ओवर जनकों का पुनः संयोग रिकॉम्बिनेशन होता है। इससे बनने वाली 4 संदिग्ध कोशिकाएं नवजात कोशिकाएं डॉटर सेल्स जिनको दृष्टि से जंत कोशिका में पेरेंट सेल में एक दूसरे से अलग अलग करती है। देखो एग्जाम्पल में क्या दिया आपको, ध्यान दो। कोशिका विभाजन की पद्धति में 1 द्विगुणित मतलब 2n मतलब डिप्लॉइड सेल्स, 4 में एंड डिप्लॉइड सेल्स कोशिका बनती है। इस कोशिका विभाजन के समय सजाती, कोशिका विभाजन के समय जो अपना होमोलॉजियस सीरीज होता है सजाती होता है, 4 संदिग्ध कोशिकाएं बनती है। नवजात कोशिका में डॉटर सेल्स जिनको दृष्टि से जनक कोशिका में पेरेंट सेल एक दूसरे से अलग अलग होता है। अगर आप देखो नवजात कोशिका जो डॉटर सेल जब प्रेजेंट हो जाएंगी जनक दृष्टि से, जनकी मतलब जनन से, जिनसे रिलेटेड जब देखोगे उनका जो जनक कोशिका से पेरेंट सेल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। करके देखिए, इसे आपको दिया गया है डायग्राम उपकरण, सॉरी संगोकर पात्र, काचपट्टी, आच्छादन, काच चिमटा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, वाचग्रास से उपकरण आप लोग हैं। सामग्री मध्यम आकार का प्याज, आयोडीन का विलयन, मध्यम आकार का प्याज होना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मध्यम मीट का बीच का। आयोडीन का विलयन मतलब उस चीज़ को आप विलयन कैसे करोगे अलग विधि। एक प्रकार का मतलब एक प्रकार का प्याज दीजिए, क्या दिए पहले एक प्रकार का प्याज दीजिए, पानी से भरे हुए एक संगोकर फ्लास्क में इस प्रकार रखिए कि प्याज का जूड़ों वाला हिस्सा पानी को स्पर्श करे। क्या करे? पानी को स्पर्श रखे, मतलब एक मध्यम प्रकार का छोटे आकार का बीच, मतलब जहाँ छोटा ज़्यादा बड़ा उसके बीच में जो रहेगा वो उस प्रकार का आप प्याज लो। पानी से भरी हुई एक संगोकर फ्लास्क में इस प्रकार रखिए कि प्याज का जो जड़ वाला हिस्सा पानी को स्पर्श करे, पानी को टच होना चाहिए। 4 से 5 दिन के बाद प्याज की जड़ों का नेचर कीजिए। 4-5 दिन बाद उसका चीज़ का एक्सपेरिमेंट करो, नेचर करो। इनमें से कुछ जड़ों के सिरे वाला हिस्सा काटकर उसमें वाश ग्लास में लीजिए। कुछ जड़ वाला जो हिस्सा 4 से 5 दिनों के बाद प्याज की जड़ों का नेचर कीजिए। इनमें से कुछ जड़ों के जो सिरे वाला हिस्सा काटकर उसे कांच ग्लास में लीजिए। उसमें कुछ जड़ों को जो सिरे वाला हिस्सा रहेगा ना, सिरे वाला ऊपर का हिस्सा
और उसे कांच ग्लास में लीजिए, जो सिर वाला हिस्सा रहेगा, उस आयोडीन के विलेन कुछ बूंदे डालिए, उस जो आयोडीन आपके पास रहेगा, जो आयोडीन आप लिए हो, कुछ बूंदे उस पर डालिए। 5 मिनट बाद उसमें से एक जड़ का हिस्सा जो कांच पट्टी पर लेकर चिमटे के चपेट भाग में से उसे दबाइए। 5 मिनट बाद एक चिमटे का भाग ले, चिमटे का जो चिमटा रहेगा, 5 मिनट बाद उसमें से एक जड़ का जो हिस्सा रहेगा कांच पट्टी पर लेकर चिमटे के चपेट भाग से, चपेट भाग में आपको पता है चपटा, जहाँ चपटा जाता है उसमें उस भाग को प्रेस कर दबाइए। पानी की 1 से 2 बूंदे लेकर आच्छादन कांच सावधानीपूर्वक इस प्रकार आप जो आच्छादित कीजिए कि उसमें हवा न रहे। तो पानी की 1 से 2 जो बूंदे लेकर आच्छादन कांच सावधानीपूर्वक इस प्रकार आच्छादित करें कि उस पर हवा न रहे। अब इस प्रकार बनी हुई कांच पट्टी को सूक्ष्मदर्शी के नीचे कीजिए, उसके विभाजन कौन सी अवस्था तुम्हें दिखाई दी उसका आकृति बनाइए। उसके विभाजन की जो कौन सी अवस्था आपको दिखाई दे रही है उसका विभाजन कीजिए, मतलब अलग कीजिए। क्योंकि वो चीज़ आपको ऑलरेडी डायग्राम में दिया है, वो चीज़ आप चाहिए तो देख भी सकते हो। बाकी जड़ को स्त्री वाले हिस्से के कोशिकाओं के समतुल्य विभाजन के विभिन्न चरण नीचे दी गई आकृति में दिखाई देंगे। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो सबका अलग अलग। ओके, 2 मतलब दुगुड़ कोशिका क्या अर्थ होता है, यह मतलब अगुड़ कोशिका क्या अर्थ है, यार मतलब बहुत सारे इसमें कोशिका रहेंगे सेल, हैप्लॉइड सेल्स। तो जो टी एन आपका डिप्लॉइड सेल्स रहेगा। साझादी गुण मतलब जो होमोलॉजी सीरीज रहेंगे, उसमें क्या क्या सेम मिल रहा है, क्यों सब चीज़ आप देखोगे। इसमें कोशिका 2n होती है और n क्यों, क्योंकि एक्चुअली इस चीज़ में जो विजाणु रहता है, विजाणु तो सब चीज़ थोड़ा अलग अलग रहता है एक्चुअली इसकी वजह से। ओके, और कोशिका कैसे बनती है क्यों सब चीज़ आपने देखा हुई होगा। अगर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग इस चीज़ पर आप जाकर सर्च करके देख सकते हो, यूट्यूब अथवा गूगल पर भी। आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग किसी कुछ डाउट रहेगा आप पूछ भी सकते हो। ओके।